हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग फिर से एक बार अपने क्लास जीएस 360 डिग्री क्लासेस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। और इसमें 30 क्वेश्चन का जो फ्री लेक्चर सीरीज चल रहा है, यानी क्विक लेक्चर सीरीज भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो लगातार चल रहा है वो स्टूडेंट को सीटेट और केवीएस जेटेट जो जितने भी टेट हैं उसमें बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग 30 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं और लगातार हम लोग 500 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर 500 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन भी अगर आपका यहाँ से अगर हिट कर जाता है तो सोचिएगा आपका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग करने पे ध्यान दें। और एक दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सीटेट का जिस तरीके से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है तो उसी तरीके से केवीएस का भी होने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, ठीक है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या किया जाए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। डेफिनेटली आपका एक सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको आप प्रोजेक्ट देते हैं। और जब प्रोजेक्ट देते हैं, 3D मॉडल देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से उसको आप लग कर, आपका फैमिली का सपोर्ट लेकर, अपने दोस्त यार का सपोर्ट लेकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो छात्रों को स्वयं स्वायत्तता दीजिए, उससे उन्हें लिबर्टी दीजिए कि हाँ ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है। ठीक है, और नियंत्रण भी। ठीक है, तो स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि क्या, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि छात्र के लिए क्या किया जाए। देखिए, कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। प्रत्यक्ष अनुदेश ऑर्डर दे सकते हैं, आप ऑर्डर दे के आप करवा सकते हैं कोई काम नहीं। कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन का काम में लिया जाए। ठीक है, क्या ये भी कर सकते हैं? वैसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। छात्र केंद्रित अनुदेश और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। हाँ, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि छात्र को जैसा चाहिए, वो जैसा सोच रहे हैं, वो जिस भाषा में समझे वैसा अनुदेश दीजिए आप। ठीक है ना, और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए, यानी कि बच्चे के क्यूरियोसिटी जिसमें है, जो आप करना चाहता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, तो आपका शिक्षण और प्रभावी हो जाए। और आपको बार बार बताया कि जब भी आप ऐसा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे देखें। आगे क्या बोल रहा है, एक उत्तम कक्ष शिक्षक क्या करता है, क्या करता है बताइए? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। हाँ, सही करता है, क्योंकि छात्रों के प्राकृतिक जिज्ञासा को जगा देता है। ठीक है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में आप उसको प्रोत्साहित करता है। डिस्कशन के लिए लोगों का विचार आदान प्रदान होता है, उसमें कहीं कमी बेसी होता है या कोई भी लैकनेस रहता है तो आप उसको एज ए टीचर उसको दूर करें। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। हाँ, एकदम सही है, क्योंकि करंट सिनारियों में क्या चल रहा है, वैश्विक भूपटल पे क्या चल रहा है, तो आपका डिस्कशन के दौरान ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाए? उपयुक्त सभी, यानी कि चारों। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है क्या, बताइए? क्रिएटिविटी जो होता है ना, जो बोला जाता है स्टार्टअप, तो स्टार्टअप की विशेषता क्या होती है? देखिए, मौलिकता, यानी किसी भी काम करने के लिए आपको मौलिकता की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रवाहशीलता, यानी कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसमें प्रवाहशीलता कितना है, आप कितना उसको आगे तक ले जा सकते हैं, किस तरीक़ा से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लचीलापन, आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, ज़्यादा होल्ड किया जाए तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। इसीलिए जब भी क्रिएटिविटी होता है, जब भी स्टार्टअप होता है, तो उसमें लचीलापन रखना पड़ता है कि हाँ,
सही है। जैसे अपना हमारा जो संविधान है वो भी एक बोला जाता है कि कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी है, ठीक है ना। तो हमारा जब संविधान लचीला है तो डेफिनेटली है कि आपको भी लचील होना पड़ेगा, यानी कि इसका उपयुक्त यानी सभी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशिष्टताएं होती हैं। क्या होती हैं? देखिए, अधिगम में क्रियाशीलता, सही है। आपका इमोशन है, आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसमें आपका क्रियाशीलता होनी चाहिए, ठीक है। निष्क्रियता का तो यहाँ पे कुछ योगदान नहीं होगा। छात्रों में सीखने की योग्यता, यानी कि छात्र हैं उनमें सीखने यानी कि लर्निंग का जो आपका सीखना चाहता है वो उसके बारे में योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 क्लास का स्टूडेंट है और आप उसको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, ठीक है ना। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो इसका आपका चारों सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से आपका तीनों सही हो जाएगा। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। देखिए, कोई भी बच्चा, आपको पहले बताया था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कोई ऑर्डिनरी होता है, और कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप से, मतलब कि मंद बुद्धि तो आप कह नहीं सकते हैं, थोड़ा एवरेज से बिलो एवरेज कर सकते हैं, और वो किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन वो समझ सकता है, ठीक है। तो देखिए उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए उसमें क्या किया जाएगा। अतिरिक्त सहायता की क्या जरूरत है? अधिक सहायता की, हाँ हो सकता है। विशेष सहायता की, हाँ हो सकता है। किसी की सहायता की नहीं, तो ये आपका एलिमिनेट करके ख़त्म कर दीजिए। कुछ सहायता की, तो ये भी ख़त्म कर दीजिए। क्या कुछ सहायता आप क्या करेंगे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ेगा तो आप विशेष सहायता नहीं कर सकते हैं। विशेष सहायता क्यों? क्योंकि देखिए एज ए टीचर आप विशेष सहायता आप देंगे तो और भी छात्र हैं आपके क्लास में ना, तो जो और भी क्लास में जो छात्र हैं उनका हित प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप मान के चलिए 1 आवर का पीरियड है आपका, 45 मिनट का पीरियड है। अब विशेष सहायता अगर इसी में आप 30 मिनट दे देंगे तो 25 मिनट में और भी स्टूडेंट को आप कर पाएंगे? तो नहीं। हाँ, लेकिन अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त सहायता आप कर सकते हैं। जैसे अतिरिक्त सहायता, क्लास में उसको ज़्यादा इंटेंशन देंगे, आप उसको समझाने पे ज़्यादा जोर देंगे। अगर नहीं समझ पाता है तो क्लास के बाहर आप उसको समझा सकते हैं। तो आप अतिरिक्त सहायता देकर उसे आप एक जो एवरेज स्टूडेंट है उसके या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो उसके एवरेज में आप ला सकते हैं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा अतिरिक्त सहायता देकर। देखिए याद रखिएगा, अतिरिक्त और विशेष में फ़र्क होता है, इसीलिए ये समझाया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। जो आप प्रश्न पूछे वो आपका गलती उत्तर देता है, आप क्या करेंगे बताइए। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, डेफिनेटली ये आप करेंगे। किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, हाँ कह सकते हैं। सही उत्तर बताएंगे, बताइए इसमें कौन सा आंसर, चारों के चारों सही आंसर लग रहा है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? चारों के चारों सही हैं, यहाँ पे याद रखिएगा चारों सही हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज अगर रहेगा तो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। आप उसका, जैसे मान के चलिए कि आप किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक पूछ दिए कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्तमान में भारत का प्रेसिडेंट कौन है। तो एक लड़का पूछ दिया आपसे कि बोल दिया रामनाथ कोविंद है, प्रेजेंट सिनेरियो की बात बोल रहा हूँ, रामनाथ कोविंद है। तो आप उसका तुरंत ये क्वेश्चन उससे पूछ लीजिए कि तो द्रौपदी मुर्मू क्या है, द्रौपदी मुर्मू क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब दूसरा प्रश्न पूछेंगे ना तो उसे स्वयं एहसास हो जाएगा कि हाँ हाँ हम तो गलती बोल चुके हैं,
इसीलिए आप इसमें अगर यहाँ देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका फर्स्ट होगा। ऐसे चारों के चारों सही हैं। तो आप इसको देख लीजिए, आप किस तरीक़ा से आप लोग देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको सेट में मिलेगा फंसाने के लिए, या एग्जाम में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है जो जिसका सही होता है सही, या जिसका गलत होता है गलत हुआ, लेकिन आप एलिमिनेशन ट्रिक्स से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे? शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है तो अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, सही है। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, क्या पढ़ाने से क्या लर्निंग आ जाएगा? सिर्फ लर्निंग आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, क्या ज्ञान का स्थानांतरण होता है क्या कहीं? ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं तो आप जो जान रहे वही ना बताएंगे। ठीक है, तो इसमें एक शिक्षक के लिए सबसे क्या होता है, अधिगम का सरलीकरण, मतलब लर्निंग इतना इजी कर दीजिए कि बच्चा अपने आप को उसका आंसर देने के लिए सक्षम हो जाए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? शिक्षण का स्तर कौन सा है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण, संकलित। ठीक है, तो इसका आंसर आपका परावर्तक होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए बताइए, कौन सा? देखिए इसमें क्या होगा, अंतःक्रियात्मक विधियां, किसी भी बच्चा को आप क्रिएट बताया ना, बार बार बोल रहा हूँ, क्रिएटिव बनाना। अब भाषण विधि द्वारा क्या आप टीचर हैं, कोई नेता थोड़ी हैं। वर्णनात्मक विधि के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। वर्णनात्मक क्रिया यानी कि किस तरीके से वर्ण के रूप में आप उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अंतःक्रियात्मक विधियाँ यानी उसको आप ऑब्जर्व करने के लिए आप सिखा दीजिए। ठीक है, निम्न विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, क्या है उपयोगिता, क्या है? इससे उसका ज्ञान बढ़ता है। आप जब विद्यार्थी को परामर्श दे रहे हैं तो उसकी सर्वाधिक उपयोगिता क्या चीज़ है? उसका कौशल बढ़ता है, उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। नहीं, ये तो ऐसे नहीं होगा। कौशल ऐसा नहीं है कि आप उसको परामर्श दे रहे हैं तो उसका कौशल बढ़ गया। ऐसा थोड़ी कि आप किसी को बता दिए तो वो हेलीकॉप्टर चलाने लगेगा, नहीं है ऐसा। तो हाँ, ये हो सकता है कि उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि आपका भी पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो क्या होता है, कोई आपको आकर आपका स्टैमिना आपके बारे में बताता है तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आप फिर से वही कैरी करने लगते हैं, वो अच्छा से पास करके एग्जाम में आप टीचर बन जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका, देखिए बहुग्रेड अध्यापन वह है जिससे, ठीक है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिससे क्या है, देखिए इसका आंसर होगा, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, बहुग्रेड अध्यापन यानी मल्टी टीचिंग स्किल होता है, उसमें क्या होता है तो उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों की क्या चीज़ में भूमिका है बताइए, बताया था ऐसे भी, जो सबसे बड़ा आंसर हो मैक्सिमम वही होता है। छात्र केंद्रित होना चाहिए यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन यानी इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए क्या, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए बताइए, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन यानी उसको क्यूरियोसिटी उसमें लाना चाहिए, उसको जिज्ञासु बनाइए, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रटा दिए तोता की तरह वो रट गया, तो वो नहीं होगा। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, कैसे? एक प्रतिभावान बालक है, उसका आप मदद किस रूप में करेंगे? उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर,
क्या उसका लर्निंग का, आप किस तरीक़ा से लर्निंग करते हैं, किस तरीक़ा से वो आगे बढ़ सकता है, हर एक चीज़ को आप उसको बढ़ाकर उसके प्रतिभा को आप निखार सकते हैं। कहा जाता है ना कि सोना को तपाकर उसका चमक बढ़ाया जाता है, उसी तरीक़ा से आप भी कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था क्या कहते हैं? बताइए, 7 से 14 बताइए क्या बोलते हैं? तो देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको इनका थ्योरी पढ़ना है उसके उसी से। ठीक है, तो ये बोलते हैं मूर्त संकाय अवस्था, यानी कि तीसरा आंसर होगा इसमें। ठीक है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? देखिए, आपका केस स्टडी है यहाँ पे। उनकी उपेक्षा करके नहीं, उपेक्षा कैसे करेंगे? जब उपेक्षा करेंगे तब तो फिर वो उदंड बनते ही चले जाएंगे। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे? नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें विद्रोही बना देगा। और सुनिए, झारखंड के एक स्कूल में हुआ था। ठीक है, उसमें क्या 11-12 लड़का को ग्रेड डी दे दिया गया था। उसमें क्या किया था? हेडमास्टर को, एक शिक्षक को, वहाँ का जो पियून था उसको, सबको पेड़ में रस्सी से बांध के बना के मन भर पीटा। तो आप सब उसका जानते हैं, तो ऐसा नहीं करना है वरना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर उनको हो सकता है कि आप वो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा हो और वो अपना फ्रेंड से पूछ रहा हो कि देखो ना सर, क्या आप बता रहे हैं, वो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो अपना फ्रेंड से पूछ रहा है, तो आप उससे पूछेंगे ना कि क्या बात है, कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो अपना समस्या बताएगा। और जो समस्या बताएगा तो आप फिर से उसको समस्या को दूर कीजिए। यही तो हो सकता है ना। एक बालक के व्यक्तित्व की मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? बताइए, क्या होता है ऑब्जेक्टिव? समाज मिति विधि। ठीक है, क्या होता है? समाज मिति विधि। भारत में शिक्षा प्रणाली कैसा है? बताइए, शिक्षा प्रणाली कैसा है भारत का? बताइए। हाँ, तो सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? परीक्षा के लिए तैयार करना। कौशल के लिए काम नहीं करते यहाँ पे, कौशल के लिए नहीं। लेकिन जब भी नई शिक्षा नीति आया उसमें कौशल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, यानी कि अभी जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली था उसमें परीक्षा के लिए तैयार किया जाता था। ऐसे भी गांव में, घर में आप देखे होंगे कि आपको परीक्षा तैयार करके आपको कोई एक अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा शादी कर लीजिए, 2 बच्चे पैदा करके, इसके बाद अच्छा से जीवन काटिए। इसी के लिए आज भी तैयारी की जाता है, या कहीं भी परीक्षा, यानी कौशल नहीं देखा जाता है, परसेंटेज देखा जाता है यहाँ। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बताइए। तो यहाँ पे वैयक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा। ठीक है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। क्यों? मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है, क्यों? देखिए, कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन आपका कम प्रभावी होता है। इसके लिए क्या? तो आपको प्रैक्टिकल करवाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करवाएगा, आपका प्रोजेक्ट बनवाएगा, असाइनमेंट बनाएगा, तो उसके लिए क्या होगा? आपका कौशल डेवलप करेगा। मान के चलिए, आपको बार बोलता हूँ कि आप यूट्यूब से देख लिए क्या कि बाइक कैसे चलाते हैं, तो क्या बाइक सीख लिए? क्योंकि वहाँ पे भी तो मौखिक मार्गदर्शन कर रहा है कि आप क्लच छोड़िए, क्लच लेकर 1 नंबर डालिए, फिर क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लेकर गाड़ी बढ़ाइए। क्या आप इतना जान के गाड़ी चला लिए? नहीं। लेकिन वही आपको ले जाकर प्रैक्टिकल करवाया जाए, गाड़ी में बैठा कर आपको चलाया जाए, आपको सिखाया जाए, तो आप उसको शिक्षण ले सकते हैं। देखिए, कौशल का शिक्षण आपका आंसर हुआ। आगे आपका क्या है? एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र क्या होता है? भावात्मक रूप से। ठीक है,
कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। हमेशा एक भावनात्मक, एक इमोशनल स्टूडेंट जो होता है वो अपने सहपाठियों की समस्याओं को सुनता है, उसको मैत्रीपूर्ण ढंग से उसको निपटाता है, मतलब किसी से बैर नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता। आगे का क्या है, शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आपको बार बार बताया था कि किसी भी चीज़ को इजी करना, ज्ञान निर्माण को सरलीकरण करना, बस शिक्षक की ये भूमिका होती है कि जो टॉपिक बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको अच्छा से समझा के उसको कंठस्थ करा देना, उसको फिर कोई डाउट न रहे, यानी जब चाहे उस चैप्टर को किसी को पढ़ा सकता है, एग्जाम में परफॉर्म कर सकता है, सब करना चाहिए। देखिए, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, कैसे बताइए। उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। क्या, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आगे बढ़िए। अनुकूल्य एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। ठीक है, देखिए, प्रभावी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता आप उसमें डाल दीजिए, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य लिखाने के लिए सिखा दीजिए, यानी इसका चारों मतलब कि तीनों सही होगा, उपयुक्त में से सब। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे बताइए। बहुत अच्छा, बताइए आप क्या करेंगे। देखिए, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, नहीं। टालने का प्रयास करेंगे, नहीं। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, नहीं, यानी कि इसका थर्ड आंसर होगा। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, यही आपका टीचिंग का अच्छा स्किल यही बोलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, नहीं। कक्षा में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले लें, ये भी नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, इससे क्या हो जाएगा। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, हाँ, ये आपका इसका 4 आंसर सही होगा। आगे क्या बोल रहा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, यानी इसका आपका आंसर 4 होगा। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। क्या, देखिए, अधिगम की कठिनाई, उसका लर्निंग में क्या कठिनाई आ रहा है, क्या सीखने में उसका आपका परेशानी क्या है, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को, क्या उसके इस तरीके से पर्सनालिटी है। मान के चलिए कि वो मैथ नहीं समझ पा रहा है, तो हो सकता है डिस्कैलकुलिया का बीमारी हो उसको। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से उसके घर के वातावरण को, हाँ सही है, डेफिनेटली उसके घर के वातावरण को जानेंगे। पेरेंट्स मीटिंग इसीलिए होता है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसीलिए होता है, घर का वातावरण, बच्चा घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पता चला कि बच्चा को होमवर्क मिला, बच्चा जाकर दिन भर डांस कर रहा है, तो क्या पढ़ पाएगा। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ नाच रहे हैं, तो हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका सभी आंसर होगा, यानी सभी इसमें सही करना होगा। ठीक है, आगे क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ठीक है, यानी कि इसका हो गया विद्यात्मक। ठीक है, कला नहीं, विज्ञान नहीं, उपयोग में इसको ये भी नहीं थे, यानी कि इसका 3 आंसर होगा। तो फ्रेंड, हम लोग ये 30 क्वेश्चन का ये सीरीज हम लोग कर चुके हैं, और आप लोग इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, और हम लोग फिर से एक नेक्स्ट सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे हम, तो फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।